प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्र के प्रारंभिक 2 अंगों के विषय में चर्चा की। सर्वप्रथम भूमि और उसके बाद जन। अब तीसरा नंबर है संस्कृति का। संस्कृति को बेटा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों के जीवन यापन के जो नियम होते हैं, मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, जो दिखती नहीं है फिर भी होती हैं, वो क्या है? हमारी संस्कृति है बेटा। संस्कृति और सभ्यता में अंतर यही है कि सभ्यता दिखती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता क्यों? क्योंकि उस समय के भवन, उस समय की सड़कें, उस समय के कुएं, उस समय की गलियां हमें दिखाई दी हैं। ठीक है, जो दिखते हैं बेटा वो क्या है? सभ्यता है। ठीक है, और जो अमूर्त नियम होते हैं, अमूर्त जो न दिखते हों, ऐसी चीजें जो होती हैं, मान्यताएं होती हैं, वो क्या होती हैं? संस्कृति होती हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि सभ्यता फूल है और संस्कृति उसकी सुगंध है। फूल तो दिखता है लेकिन सुगंध नहीं दिखती है। लेकिन बेटा इसका यह मतलब भी नहीं कि सुगंध का फूल से कोई अलग अस्तित्व हो। तो सभ्यता से संस्कृति जुड़ी होती है। हम लोग इस निबंध का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। कह रहे हैं कि मनुष्यों ने युग युगों से, न जाने कितने युगों से हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और इस पर रह करके जिस सभ्यता का निर्माण किया, जिस जीवन शैली का निर्माण किया, कह रहे वह क्या है? हमारे जीवन की श्वास प्रश्वास है। तो हमारी एक एक सांसों का यह परिणाम है कि इन चीजों का हम लोगों ने निर्माण किया है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बेटा कबंध एक राक्षस का भी नाम था और कबंध शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा शरीर जिसमें सिर न हो, सिर्फ धड़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? कबंध कहते हैं। महाभारत में एक ऐसे राक्षस का भी उल्लेख है जो प्रारंभ में गंधर्व कुमार था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप से वह दैत्य बन गया। तो बेटा अगर कभी कबंध शब्द आता है अनेकार्थी में, तो वहां पे भी आप इसका अर्थ लिख सकते हैं कि धड़ और एक राक्षस का नाम। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। बेटा संस्कृति ही क्या है? जन का मस्तिष्क है। यानी जन का सोचने समझने वाला काम जहां से होता है वो कौन है? हमारी संस्कृति है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। करें किसी भी राष्ट्र के लिए उन्नति तभी संभव है, उसका विकास और उसका अभ्युदय तभी संभव है जब वो क्या करेगा? अपनी संस्कृति का विकास करेगा। संस्कृत के समग्र स्वरूप में गलत पढ़ दिया मैं। राष्ट्र के समग्र स्वरूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बेटा यहाँ पे महत्वपूर्ण भी गलत लिखा है, लेकिन ये मैंने दूसरी किताब से लिया है तो इसमें मैं सुधार भी नहीं कर सकता। ठीक है, कहें कि राष्ट्र के समग्र स्वरूप के लिए आवश्यक है कि भूमि और जन के साथ क्या हो? जन की संस्कृति भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। करें यदि भूमि और जन को क्या करें? हम उनकी संस्कृति से विरहित कर दें, उनको उनकी संस्कृति से हटा दें, उनको उनकी सभ्यता से, उनके कल्चर से हम क्या करें? हटा दें, तो इससे इसका अर्थ हमें क्या समझना चाहिए? उस राष्ट्र का भी लोप हो चुका है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। करें जो जीवन रूपी वृक्ष है उस पर खिलने वाला जो फूल है वो क्या है? संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। करें कि संस्कृत के सौंदर्य में और उसके सौरभ में, उसकी खुशबू में, उसकी महक में ही क्या है? राष्ट्र के जो जन है, राष्ट्र के जो लोग हैं, उनका भी सौंदर्य और उनका यश अंतर्निहित है। यदि हमारी संस्कृत ऊंचाइयां प्राप्त करती है तो हम क्या करते हैं? उस राष्ट्र के लोगों का भी मान सम्मान बढ़ता है।
ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। बेटा कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म, ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर किए गए कर्म के ही पारस्परिक एक दूसरे के साथ मिल जाने पर जो प्रकाश होता है, जो हमारी स्वीकृति होती है, जो अच्छे कार्य हम करते हैं, वही उसी को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, इन दोनों के स्वरूप में करें मनुष्य ने, उस भूमि पर रहने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी चिंतन किया, मनन किया, जो आविष्कार किया, जो कुछ भी सोचा, और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी रचा, उन दोनों के स्वरूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। करें उन्हीं दोनों से हमें क्या होता है? हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। हमको दिखाई देता है कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। बेटा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन के विकास की जो युक्तियां करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो उपाय करते हैं, वही आगे चल के क्या होता है? हमारी संस्कृति की रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, करें प्रत्येक मानव जाति, बेटा भारतवर्ष के संदर्भ में जब जाति शब्द आता है तो ये ध्यान रखिए कि जाति का अर्थ वर्तमान में जो जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि आदि जातियां, उनसे न होकर के बल्कि मानव रेस से है, यानी मानव प्रजाति से होता है। जैसे बेटा आर्य, द्रविड़, अनार्य आदि जो मानव जातियां हैं जो इस भारत भूमि पर रहती हैं, उनसे आशय होता है। उन जातियों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। और बेटा आगे चल के हम लोग एक निबंध पढ़ेंगे अशोक के फूल, तो उसमें तो बड़े विस्तार से इस बात पर चर्चा है कि भारतवर्ष महामानव समुद्र है, हर तरह की मानव जातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। फिलहाल हम लोग अभी इसी निबंध की चर्चा करते हैं। करें इस युक्तियों को निश्चित करती है। इसलिए प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, उस जाति की जो आवश्यकता है, जिसको वो महत्वपूर्ण मानता है, उसी के साथ क्या करता है? अपनी विशेषता का निर्माण करता है, उन युक्तियों का, उन उपायों का निर्माण करता है। जिस चीज को बेटा हम जीवन में प्राथमिकता देंगे, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे? आविष्कार करेंगे। जैसे यूरोप में अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया तो वहां औद्योगिक क्रांति आई। भारतवर्ष में अध्यात्म को महत्व दिया गया, इसलिए यहाँ पर भक्ति का आंदोलन जैसे आंदोलन खड़े हुए। आगे हम लोग चलते हैं इसी निबंध में। और इससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती है, और इससे प्रेरित होकर के, अपनी विशेषता से ही प्रेरित होकर के क्या करती है? अपनी संस्कृति का निर्माण करती है। आगे करें इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियों का विकास विकसित होती है। करें इसी कारण क्या हुआ है? अपनी अपनी भावनाओं के कारण, अलग अलग भावनाओं के कारण क्या हुआ है? अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। लेकिन उन सभी का जो मूल आधार है वह क्या है? पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। आगे बेटा अगले पैराग्राफ में लेखक एक जंगल के उदाहरण से इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करती हैं। करें जिस प्रकार से किसी जंगल में चाहे लता हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वनस्पतियां हो, सभी अपने अदम्य भाव से, अदम्य यानी बेटा जब कोई अपने दमन को स्वीकार नहीं करता है, अपनी पराजय नहीं मानता है, उठते हुए पारस्परिक सम्मिलित रूप से एक दूसरे के सहयोग से वृक्ष के ऊपर लता आ जाती है और कभी कभी उनके नीचे वनस्पतियां घेर करके अपना स्थान बना लेती हैं। करें वो सारी चीजें क्या है? अविरोधी स्थिति को प्राप्त करती हैं, सब एक साथ मिलकर के चलती हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। करें उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय जन है, एक राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी अलग अलग संस्कृतियों के साथ क्या करते हैं? मिलकर के रहते हैं। जिस प्रकार जल में
जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से नदी जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में, यानी बेटा वर्षा ऋतु का जल नदी में जाता है और नदी का जल फिर मिलकर क्या होता है, समुद्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। और करें जो अनेक, जिस प्रकार से समुद्र में नदियां मिलती हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन की अनेक प्रकार की विविधताओं को लेने के बावजूद भी राष्ट्रीय संस्कृति का हम क्या करते हैं, एक समन्वय करते हैं। और वही जो समन्वय युक्त जीवन है वही एक सुखद राष्ट्र के लिए अच्छा होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं इसी निबंध में। आगे कह रहे हैं, साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। करे बेटा साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद के जो अनेक माध्यम हैं, इन माध्यमों से जो राष्ट्रीय जन है, राष्ट्र में रहने वाले जो अनेक अलग अलग जन हैं, वो अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, लेकिन जो आत्मा के अंदर व्याप्त होने वाला एक विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विधों स्वरूपों में करे, वह जो ये विविध स्वरूप है, रूप है, उनमें भी क्या है, साकार होता है, उनमें भी वह साकार रूप से बना रहता है। यदि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। लेखक कह रहा है, यद्यपि बाह्य स्वरूप से क्या होता है, बाह्य रूप में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सभी क्या है, आपस में भिन्न है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक शुद्धता है। इस चीज को बेटा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक पंजाब के लोक कवि ने एक गीत लिखा जिसमें एक पुत्री विदा हो रही है, और एक मलयालम के कवि ने, केरल के कवि ने एक लोकगीत लिखा जिसमें एक पुत्री विदा हो रही है। इसमें बेटा बाह्य लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। विदा होती हुई पुत्री को देख करके पिता गेहूं के खेतों को याद कर सकता है, और पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो लोकगीत हैं, त्योहार हैं, कलाएं हैं, उनके माध्यम से अपनी पुत्री को याद कर सकता है। वहीं पर जो मलयालम का कवि होगा वो अपने भूभाग में पाई जाने वाली जो लताएं होंगी, जो वृक्ष होंगे, उनके माध्यम से अपनी पुत्री की विरह वेदना को याद करेगा। वो बाहरी लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस माता के अंदर की पीड़ा में कोई अंतर नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से बेटा इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि बाह्य स्वरूप से, बाहरी लक्षणों से तो हमें उनमें विविधता दिख सकती है, भाषा की का अलगपन दिख सकता है, प्रतीकों उपमाओं में अलगपन दिख सकता है, लेकिन अंदर का जो भाव है वह एक जैसा ही होगा। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। करें, जो व्यक्ति सहृदय है वह क्या करता है, प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है और उसके आनंद को पूरी तरह से प्राप्त करता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। करें, और इस प्रकार की उदार भावना ही ऐसे राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर है जो क्या है, विविध जनों से भरा हुआ है। आगे बेटा थोड़ा सा ये निबंध बचा, इसको हम लोग खत्म करते हैं। करें, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाली लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है। बेटा लेखक ये कह रहा है कि संस्कृत का अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ शास्त्रीय है, जो कुछ क्लासिकल है, वही हमारे संस्कृत का अंग है, बल्कि वह भी जो लोक है, जो फोक के रूप में मौजूद है, लोक के रूप में मौजूद है, उसे भी क्या करना है, हमें अपनी संस्कृति का अंग बना करके रखना है। तो लोक कथाएं हों, लेखक उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में, दादी नानी द्वारा
खुले आसमान के नीचे सुनाई जाने वाली जो लोक कथाएं हैं उनमें भी क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति का अमित भंडार है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है और इनसे भी हमें आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में देश निबंधकार तब निबंध लिख रहा है जब देश नया नया आजाद हुआ है और ऐसी स्थिति को कह रहा है कि हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का क्या है, परिचय काल है। अब हमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को फिर से पहचानना है, क्योंकि अब तक हम गुलाम भारत थे, एक निवेशिक भारत थे, आज एक लोकतांत्रिक भारत है। तो हमें अपने संस्कृति के परिचय काल में क्या करना, उन सबका भी स्वागत करने की आवश्यकता है। उन लोक गीतों, लोक कथाओं को भी, लोक कलाओं को भी स्थान देने की आवश्यकता है, उनका भी स्वागत करना होगा। ये अंतिम पैराग्राफ है, महत्वपूर्ण है। करें पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी पराक्रम किया है, लेखक कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने चरित्र के द्वारा, धर्म विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृत और के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, बेटा पराक्रम से अर्थ है जो कुछ भी श्रेष्ठकर कार्य किया है, उत्तम कार्य किया है, कर उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करें। उन सभी को हम क्या करें, उनके पूरे विस्तार और गौरव के साथ धारण करें और उसमें तेज को करें और उनके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं और उनके तेज को, उनके द्वारा जो किया गया पराक्रम है उसको हम क्या करना चाहते हैं, अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्रीय संवर्धन का स्वाभाविक स्वरूप है और यही क्या है, ये किसी राष्ट्र के विकास का सबसे स्वाभाविक स्वरूप है। किसी राष्ट्र के विकास के लिए हमें क्या करना होता है, अपने पूर्वजों के चरित्र से बहुत कुछ, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। लेकिन बेटा इतिहास या हमारा अतीत हमेशा अच्छी बातों को ही नहीं, कभी कभी बुरे और कड़वे अनुभवों को भी याद कराता है, पराजयों को भी याद कराता है। तो लेखक कह रहा है जहां अतीत वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है, करें हमें क्या करना है, अपने अतीत को, अपने बीते हुए कल को अपने वर्तमान में भार स्वरूप नहीं बनाना है। हमें इस बात को अब फिर से नहीं उठाने की आवश्यकता है कि अमुक अमुक जातियां हमलावर जातियां थी, इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया आदि आदि। इन्हें हमें क्या करना है, भूल जाना है और आगे बढ़ना है। जहां भूत यानी बेटा बीता हुआ काल वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, करें हमें ऐसे राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए जहां पर क्या हो, बीता हुआ जो कल है, जो भूतकाल है, वो वर्तमान को जकड़ के न रखे, वरन अपने वरदानों से, बल्कि भूतकाल क्या करे, अपनी अच्छी बातों से, अपने वरदानों से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उसे आगे बढ़ाए। यानी इतिहास के हम अच्छे अनुभवों को स्वीकार करें और कड़वे अनुभवों को छोड़ करके आपस में प्रेम और सहिष्णुता बना करके आगे बढ़ें। लेखक कह रहा है उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, हम उसी राष्ट्र का स्वागत करते हैं जिस राष्ट्र में अतीत की बीती हुई बातों को हम क्या करते हैं, भुलाते हैं, ऐसी बातों को भुलाते हैं जो कड़वी हैं और ऐसी बातें जो हमें प्रेरित कर सकती हैं, जो हमें जीवन के लिए आगे बढ़ा सकती हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं। तो इन्हीं को धारण करने से हमारा विकास पूर्ण रूप से होगा। बेटा इस प्रकार से राष्ट्र का स्वरूप निबंध आज समाप्त हो गया। अब इससे कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को लिख करके दूंगा, मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग कर लेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो जैसा भी आप लोग सहयोग चाहेंगे प्रश्न कर सकते हैं मुझसे, जिस स्तर से सहयोग चाहेंगे मैं करूंगा आप लोगों का। लेकिन प्रथम कोशिश आप लोगों को करनी है, पैराग्राफ दिया रहता है स्वाभाविक सा और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, ये आसानी से आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।